हफ्ता 9 अप्रैल को पूरी कौम सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनों से जुड़कर बैठी रही और हुकूमत वक्त पर वक्त गेन करती रही। 8 अप्रैल की रात इतला आई, हुकूमत कल अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराएगी। ये लोग लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, ऑपोजिशन को इश्तियाल दिलाएंगे और फिर इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे। ये लोग सूरत हाल को चंद दिन मजीद इसी तरह खींचेंगे। मैंने ये इतलात मिलने के बाद वजीर आजम के एक मुआविन खुसूसी से रब्ता किया। वो हंसकर बोले, वजीर आजम को यकीन है पहाड़ों से कुमक आएगी और बाजी पलट जाएगी। मेरे पास भी हंसने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ने यह फैसला कर लिया था कि इमरान खान इज्जत के साथ इक़्तिदार से रुखसत नहीं होगा। बहरहाल 9 अप्रैल का दिन शुरू हुआ। इजलास बार बार मुलतवी होता रहा। हुकूमत धुआंधार तकरीरें करती रही। अपोजिशन पूरे इत्मीनान से ये रतबो या सब सुनती रही और कौम बेजारी के आलम में टेलीविजन स्क्रीनें देखती रही। यह सिलसिला 8 बजे तक चलता रहा। फिर अचानक खबर आई, वजीर आजम ने काबीना की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। खबर आने की देर थी, पूरी मीडिया इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई और सहाफ़ी सीट बेल्ट बांधकर कप्तान के आखिरी सरप्राइज का इंतजार करने लगे। हमारा ख्याल था ये वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा जिसको कार्ड बनाकर हुकूमत अब तक खेलती रही है। वजीर आजम ने इसी दौरान अपनी पसंद के सहाफ़ियों को पीएम हाउस बुला लिया। ये दूसरी सनसनीखेज खबर थी। बहरहाल 9:30 बजे काबीना का मुख्तसर इजलास हुआ और वज़रा की अक्सरियत कौमी असम्बली और अपने घरों को वापस लौट गई। मीडिया पर्सन वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो इन्हें वज़ीर आज़म के रिहायशी इलाके के पिछले लॉन में लेकर जाया गया। शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, अली जैदी, फवाद चौधरी और फ़रूख हबीब भी वहाँ मौजूद थे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कुर्सियों से दूर खड़े सरगोशियों में बात कर रहे थे। सरगोशियाँ ख़त्म हुई तो वज़ीर आज़म कुर्सियों की तरफ आए और सहाफ़ियों से बातचीत शुरू कर दी। इमरान खान हस्बे मामूल फुल स्पिरिट में थे। हमने अमेरिका के ख़त को पार्शली डी क्लासीफाई कर दिया है। सहाफ़ियों ने पूछा, इसका क्या फ़ायदा होगा? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, हम ये ख़त चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और मुस्तकबिल में कोई इसे टेम्पर ना कर सके। सहाफ़ियों ने पूछा, आप अब करना क्या चाहते हैं? वज़ीर आज़म का जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने इजलास बुलाने का हुक्म दिया था, हमने इजलास बुला लिया। स्पीकर अब इजलास मनसूख नहीं कर सकता, लेकिन ये इसे अडजर्न यानी मुलतवी कर सकता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने इतवार की रात एहतजाज की कॉल दे दी है। हमें आवाम की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। कल रात जब पूरा मुल्क बाहर निकलेगा तो सूरत हाल बदल जाएगी। एक सहाफ़ी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नज़र सानी दरख्वास्त कबूल नहीं की, आपके पास अब कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। वज़ीर आज़म ने हैरत से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी नज़र सानी दरख्वास्त नहीं सुन रही? सहाफ़ियों को महसूस हुआ वज़ीर आज़म को इस खबर से बेखबर रखा गया था, लिहाजा वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद मुतफक्कर थे। ये दोनों आने वाले दिनों की सख्तियों से वाकिफ़ थे, जबकि अली जैदी हस्बे मामूल अपने बालों को झटक रहे थे, इनमें हाथ फेर रहे थे और कव्वालों की तरह गर्दन हिला रहे थे। यह हालात और गुफ्तगू सुनकर सहाफ़ियों का मुतफ़िक़ा ख्याल था कि हुकूमत अदम एतमाद पर आज वोटिंग नहीं कराएगी और यह गंद चंद दिन मजीद जारी रहेगा। यूँ महसूस होता था कि गेम अभी इमरान खान के हाथ में है। वज़ीर आज़म बार बार ये भी कह रहे थे कि मैं हार नहीं मानता, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये स्पिरिट चलती रही, लेकिन फिर इस सूरत हाल में पहली तब्दीली आई। वज़ीर आज़म के स्टाफ का एक ऑफिसर आया और इसने वज़ीर आज़म से हाउस के अंदर चलने की दरख्वास्त की। इमरान खान ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अफसर चला गया, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर लौट कर आया और वज़ीर आज़म को एक बार फिर पैगाम दिया गया। वज़ीर आज़म उठ गए और सहाफ़ियों से खड़े खड़े चंद बातें की और फिर अंदर चले गए। वज़रा भी इनके साथ हाउस के अंदर आ गए। वज़ीर आज़म इस दौरान अपने ऑफिस में थे, जबकि वज़रा कॉरिडोर्स में चहलकदमी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे। मीडिया पर्सन्स में से एक सहाफ़ी 10:30 बजे बीपर देकर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर गया तो इसने देखा कि तमाम वज़रा गायब हैं और वज़ीर आज़म हाउस भाएँ भाएँ कर रहा है। वो मुख्तलिफ कमरों में गया, 2-3 कॉरिडोर्स का चक्कर लगाया गया, लेकिन कहकहे लगाने और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने वाले तमाम लोग गायब हो चुके थे। वो घबरा गया और वज़ीर आज़म हाउस से बाहर आ गया। ताहम इसने इस दौरान परवेज़ खटक और स्पीकर असद कैसर को पीएम हाउस की बिल्डिंग में दाखिल होते देखा। मीडिया पर्सन्स वापस आए तो सूरत हाल यकसर बदल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी थी। रेड जोन में कमांडोज तैनात थे। जेल की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और टेलीविजन स्क्रीनें भी शोले उगल रही थी। ये लोग परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म आध घंटा पहले तक फुल स्पिरिट में थे और किसी किस्म की तब्दीली का कोई अंदेशा नहीं था, जबकि बाहर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चनाचे ये अपने साथियों को समझाने लगे, आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आज रात वोटिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म अब भी गेंद हाथ में लिए स्टेडियम में खड़ा है। तज्जियाकार भी परेशान हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का खुलना, रेड अलर्ट, जेल की गाड़ी और एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ कहानी सुना रही थी और वज़ीर आज़म से मिलकर आने वाले नई सूरत हाल का दावा कर रहे थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 11:15 से 11:30 बजे के दरमियान असद कैसर और परवेज़ खटक परेशानी के आलम में कौमी असम्बली पहुंचे और मुल्क के दबंग और बेखौफ रिपोर्टर एजाज अली सैयद को गाली देकर चैम्बर में चले गए। लेकिन असद कैसर के असम्बली पहुंचने से पहले इनके इस्तीफे की खबर आ चुकी थी। ये खबर मीडिया को किसने दी, ये ताहाल पता नहीं चल सका। किस्सा मजीद मुख्तसर, असद कैसर ने इस्तीफ़ा दिया, चेयर अयाज सादिक के हवाले की और फिर ऐवान ने 40 मिनट में वज़ीर आज़म को साबिक वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया।
यूं मुल्क का मुश्किल तरीन दौर खत्म हो गया, लेकिन ये दौर जाते जाते ये सवाल पीछे छोड़ गया कि रात 10:30 बजे क्या हुआ था। बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर आसिफ फारूकी ने दावा किया कि रात 10 बजे हेलीकॉप्टर पर 2 अफसर आए और इसके बाद सूरत हाल बदल गई। यह खबर भी आई कि वजीर आजम ने रात 10:30 बजे आखिरी बॉल खेलने से इनकार कर दिया और असद कैसर ने वहीं बैठे बैठे मुस्ताफी होने और चेयर अयाज सादिक के हवाले करने का फैसला कर लिया। आईएसपीआर ने बीबीसी की खबर की तरदीद कर दी, लिहाजा ये वजह नहीं हो सकती। यह अफवाह भी गर्दिश करती रही कि परवेज खटक ने सेक्रेटरी डिफेंस को समरी तैयार करने का हुक्म दिया था और वो समरी समेत गायब हो गया था, लेकिन यह खबर भी बादअज़ां गलत निकली। यह अफवाह भी गर्दिश करती रही कि वजीर आजम आखिरी सरप्राइज देने के लिए परतोड़ रहे थे, लेकिन फिर इन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल चुकी है, आपका ऑर्डर फौरी तौर पर मनसूख भी हो जाएगा और आप और आपके साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक भी हो जाएगा। लेकिन यह खबर भी गलत थी और यह इतला भी आई कि वजीर आजम हाउस में हेलीकॉप्टर आए भी थे और ये वापस भी गए थे, लेकिन बाद अज़ा पता चला कि यह वजीर आजम का हेलीकॉप्टर था और यह शायद वापस बनिगाला गया था। और यह इतला भी आई कि वजीर आजम ने एक सीनियर अफसर को वजीर आजम हाउस बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए और यूं बाजी पलट गई। ये तमाम इतलात गलत थीं, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम है कि वो वजीर आजम जो 10 बजे तक मजीद 3-4 दिन इजलास चलाने, अमरीकी खत पर बहस कराने और आखिरी गेंद तक खेलने का दावा कर रहा था, वो 10:30 बजे 180 डिग्री पर कैसे मुड़ गया। इमरान खान को जानने वाले जानते हैं ये चीज़ों को छुपाने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा अगर इन्हें यह मालूम होता कि 1 घंटे के बाद असद कैसर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और अयाज सादिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करा देंगे, तो वो ये सच सहाफ़ियों से ना छुपा सकते। आप खुद सोचिए, जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त कबूल ना होने पर चौंक गया था या कौम से खिताब के दौरान अमेरिका का नाम नहीं छुपा सका था, वो असद कैसर के इस्तीफे की खबर कैसे पोशीदा रख सकता था। चनाचे इनकी परेशानी इनके चेहरे पर आ जाती, लेकिन ये लॉन से वजीर आजम हाउस के अंदर जाने तक मुतमईन थे। मगर फिर आध घंटे के बाद सूरत हाल अक्सर बदल गई, वफाकी वज़रा गायब हो गए और असद कैसर और परवेज खटक परेशानी में कौमी असम्बली पहुंच गए, जबकि वजीर आजम शायद बनिगाला चले गए। 10:30 बजे आखिर हुआ क्या था, कोई नहीं जानता। शायद मुवक्किलात वजीर आजम को साथ ले गए हों और जाते जाते सब कुछ बदल गए हों। मुझे बहरहाल ये मुवक्किलात की कारस्तानी लगती है। इमरान खान आखिरी वक्त में कौमी असम्बली जाना चाहते थे और फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर भी करना चाहते थे, लेकिन मुवक्किलात ने इन्हें इससे भी रोक दिया। लिहाजा मुवक्किलात जिंदाबाद। जी और बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है दैट इज कैप्चर्स द एसेंस ऑफ दिस पावर स्ट्रगल जो हो रही थी बिहाइंड द सीन्स। अगर इमरान खान का अपना मसला होता तो व्हाई वुड ही टारगेट द आर्मी चीफ? आर्मी चीफ तो न्यूट्रल था, उसने क्या किया? तो उसने तो सिर्फ यही किया ना कि अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर पीछे हट गया। तो दिस पॉलिसी वाज नॉट आर्मी चीफ्स पॉलिसी, दिस सारी पॉलिसी वाज द इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी, बट विद इन दैट इंस्टीट्यूशन देयर वर लॉट्स ऑफ टेंशंस within a majority and a minority, and including people who are retired, जो कि आखिरी वक्त तक ट्वीट्स कर रहे थे। और जो लोग चाहते हैं जाके देख ले, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी देयर इज होप, डोंट गिव अप होप, अभी भी हम मतलब इस किस्म की बातें कर रहे थे। और ये सारी कैंपेन जो बिल्डअप की थी ऑफ गेटिंग brigadiers to and senior army officials to say on a little video saying, I am with Imran Khan, I stand with Imran Khan, and then bombarding GSQ with that. ज्यादातर रिटायर्ड हाँ, सारे रिटायर्ड, सर्विंग तो कोई नहीं कह सकता ना, सारे रिटायर्ड। Serving officer can't give a political opinion like that, but all retired. Or that was an attempt to put pressure on the core group that had decided that the institution will not do two things. Number one, it will not come in with martial law. Number two, सेठी साहब, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप जरा उर्दू में ज्यादा बात करें, अंग्रेजी कम करें, माफ कीजिए। अच्छा यार, रात का वक्त है, अब आप तो अच्छा ओके। इतनी तो अंग्रेजी मैं नहीं बोल रहा यार कि लोगों को समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोलंकी साहब। थोड़ा सा तड़का लगाएं अंग्रेजी का, लेकिन पूरा अंग्रेजी में ना करें। फिर मैं पंजाबी जी गल कर लवा तो ठीक है, ठीक है, फिर सारे कहणगे हुण मजा आ गया, हुण तड़के ही तड़के लग रहे ने। ओदे विच फिर मैं थोड़ी जी गाला शाला भी कढांगा, इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू गाइस? वो मैं ओदे बगैर काम नहीं कर सकता, हर सेंटेंस विच मैनू एक गाल कढनी पएगी। नहीं सेठी साहब, ये बताएं कि वो जो तारीख का जो मामला है वो ठीक है, लेकिन 2 सवाल अहम है। इमरान खान और उसकी पार्टी का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, और जो नई हुकूमत है उसके चैलेंज क्या? देखिए, मैं
मैंने रजा का सवाल इसलिए समझा बहुत अहम है, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर बात कर रहा था, बिकॉज उन्होंने ये पूछा था कि क्या वो जो पावर स्ट्रगल है वो खत्म हो गई है या नहीं, बिकॉज ही इज राइट, अगर वो रहती है तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तो फिर तो बड़े मसले बन सकते हैं आगे। मसला बनेगा तो सीरियस। इसलिए आई नीडेड टू पुट दैट एट रेस्ट कि देखिए वो मैं समझता हूँ कि इसके बाद द ग्रुप दैट हैज वन आउट, वो अब अकॉर्डिंगली दे विल मूव फॉरवर्ड। और आप देखिएगा ये ऑल दिस टॉक ऑफ डिवीजन फारग हो जाएगी, कुछ रिटायरमेंट्स आपको नजर आएंगी एंड सो ऑन। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आर्मी चीफ जो है वो खुद नवंबर में रिटायर कर जाएंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि अगला जो आर्मी चीफ आएगा विल बी नॉन कंट्रोवर्शियल। चले, बस इधर से ज्यादा मैं नहीं करूंगा बात। अच्छा, अब आइए आप जो आपने सवाल पूछा आगे क्या होगा। आपने पूछा इमरान की पार्टी का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा। देखिए इस वक्त तो बड़ी डिसइल्यूजनमेंट है, पहले गुस्सा बड़ा था, अब सौरो होगा। और कुछ लोग तो सोचों में पड़ जाएंगे कि यार इस, जैसे आपने पूछा इसका फ्यूचर क्या है। देखिए कोई भी सियासी जमात इस किस्म के सिचुएशन से गुजरी हो जिसके साथ आखिर में उनका जो टक्कर थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई थी, तो वो फिर कुछ अरसे के लिए वो जमात जो है ना, उसके प्रोस्पेक्ट्स, उसके चांसेस जो है ना वो खास अच्छे नहीं होते। और ये तारीख में आपने देख ही लिया है कि जब एक हुकूमत को निकाला जाता था तो अगली इलेक्शन में किसी सूरत में वो हुकूमत के लिए वोट नहीं पड़ता था, या वो आने नहीं दिया जाता था, या वोट नहीं पड़ता था, या दूसरों के लिए सहूलतें हो जाती थी। नवाज शरीफ को निकाला, बेनजीर आ गई, बेनजीर को निकाला, नवाज शरीफ आ गया। दोनों को निकाला, मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ को निकाला, बैक टू जरदारी साहब एंड देन टू नवाज शरीफ। तो अब इनको निकाला तो इनकी तो कोई चांस नहीं है इन माय व्यू, प्योरली ऑन स्टेटिस्टिकल बेसिस इनकी कोई चांस नहीं है अगली इलेक्शन में, जब भी वो होगी। मगर इससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, देखिए इमरान खान साहब ने पार्टी नहीं बनाई थी, इनके लिए पार्टी बना के इनको हैंडओवर की दी गई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बना के दी थी इनको। इनसे पता नहीं, कहते हैं ना 92 से मैं लगा हुआ हूँ, तो क्या बात है कि 2012 11 12 तक तो इनकी पार्टी नहीं बन सकी थी, इनके पास 10 बंदे नहीं थे, एक सीट नहीं जीत सकते थे। तो फिर जब एस्टैब्लिशमेंट ने इनको पिकअप किया तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी पार्टी बनाई, और इनको पहले जलसे करा के दिए, और उसके बाद बंदे इकट्ठे करके दिए, और उसके बाद MNAs और MPAs इकट्ठे करके दिए, और फिर उनको जिताया।